In previous lecture, we are discussing and we are vocalizing the whole kinds of evidence and how we discovered the past in detail. Today, now we are discussing about the analyzing the evidences. The second portion, how dating the evidences. जब मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सबसे पहले एविडेंसेस को प्रिजर्व किया जाता है, जब प्रिजर्व कर लिया जाता है तो फिर उसको डेटिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है. डेटिंग से मीन कि उसकी एज, कि वो कितना पुराना है, आर्टिफैक्ट है, वो एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. तो जो डेटिंग ऑफ एविडेंस का प्रोसेस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पुटिंग आर्टिफैक्ट एंड अदर मटेरियल्स इनटू कॉन्टेक्स्ट इज पुटिंग देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. कि जो आर्टिफैक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है वो डेटिंग का है. इस प्रोसेस में जो डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा जाता है. कि मीन्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के डिफरेंट मेथड्स, डेटिंग मेथड्स यूज किए जाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उनकी एज और उनको मेजर किया जाता है. तो जो दो डिफरेंट मेथड यूज होते हैं और बहुत फेमसली यूज होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट यूज करते हैं, वो है रिलेटिव डेटिंग मेथड और एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड. जो रिलेटिव डेटिंग मेथड है वो यूज किया जाता है स्पेसिमेन की एज को डिटरमिन करने के लिए, और एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड को हम क्रोनोमेट्रिक डेटिंग मेथड भी कहते हैं. लेकिन इस मेथड को यूज किया जाता है जो काइंड्स ऑफ एविडेंसेस हमें मिले होते हैं उनको मेजर करने के लिए कि हाउ ओल्ड स्पेसिमेंस, कैसे वो स्पेसिमेन बनाया गया या उसको मेजर किया गया, तो वो इस मेथड के अकॉर्डिंग होती है. ठीक है. जो रिलेटिव डेटिंग मेथड है उसमें जो एक प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है वो स्ट्रैटिग्राफी है. जो स्ट्रैटिग्राफी एक प्रोसेस है वो इस तरह हम उसको समझ सकते हैं, द स्टडी ऑफ हाउ डिफरेंट रॉक्स एंड सॉलिड फॉर्मेशंस ले डाउन इन अ सक्सेसिव लेयर और स्ट्रेटा. ठीक है. कि जो स्ट्रेटा का प्रोसेस है उसमें जो डिफरेंट रॉक्स और कि उनकी सॉलिड फॉर्मेशन हुई होती है डिफरेंट सक्सेसिव लेयर्स में. स्ट्रेटा कहा जाता है कि जो उसकी डिवीजन हुई होती है सक्सेसिव लेयर्स में, उसको डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. हम यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके यहाँ पे समझा देती हूँ कि इस प्रोसेस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है या किसके लिए एज किस तरह डिटरमिन की जाती है. हम एक अगर ट्री देखते हैं ना तो उसका जो ट्रंक होता है उसको जब हम कट करते हैं ना, तो जब वो कट करते हैं तो आपको वो जो उसका इनर साइड होती है वहां पर आपको रिंग्स नजर आती हैं. ठीक है. जो इनवर्ड से आउटवर्ड जा रही होती है. ठीक है. जैसे वो अंदर बिल्कुल स्मॉल होती है, फिर उससे लार्ज फर्दर लार्ज, और वो एंड तक सबसे बड़ी वाली रिंग नजर आती है. वो जो रिंग्स होती है ना वो बताती है कि वो जो ट्री है वो कितने साल पुराना है और इसकी एज कितनी है. बिल्कुल ऐसे ही जो रॉक्स और जो सॉलिड फॉर्मेशन हुई होती है सक्सेसिव लेयर्स में वो बताती है कि ये कितने साल पुराना है. मतलब जो जब हम सबसे डीपर लेयर देखेंगे तो उसके बाद फिर हम जो उसकी अपर लेयर देखेंगे, जो रिसेंट लेयर होगी, डीपर और रिसेंट लेयर को हम वो काउंट करेंगे, देखेंगे, तो फिर वो इससे डिटरमिन कर लेंगे ये कितने साल पुराना है. ठीक है. तो मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी और समझा भी दिया कि ये क्या है. अब जो उसके बाद एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड है, जो एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड है वो ये मेथड है कि ये बेस करता है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स पर. ठीक है. रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, डिके ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, मतलब इसमें रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स यूज किए जाते हैं. फिर जब वो डिके होते हैं तो फिर उससे जो हमें काइंड्स ऑफ एविडेंसेस मिले होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, वो उसकी मेजर कर लेते हैं एज को. ठीक है. और जो डिके का जो प्रोसेस होता है ना उसको वो एज ऑफ लाइफ बोलते हैं स्पेसिमेन की. और इस प्रोसेस के लिए जो एब्सोल्यूट और क्रोनोमेट्रिक डेटिंग मेथड में जो फेमसली या यूज किए जाते हैं डिफरेंट मेथड्स, वो उसमें जो वो मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ, लिस्ट कर देती हूँ कि कौन कौन से मेथड है. तो उसमें इलेक्ट्रोस्पिन रेजोनेंस डेटिंग मेथड है, रेडियो कार्बन डेटिंग और कार्बन 14 डेटिंग मेथड है, फिशन ट्रैक डेटिंग मेथड है, यूरेनियम सीरीज डेटिंग मेथड है, पोटाशियम आर्गॉन डेटिंग मेथड है, पैलियोमैग्नेटिक डेटिंग मेथड है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस
डेटिंग मेथड है। तो ये जितने भी मैंने आपको मेथड्स के नाम लिए ये सारे के सारे एब्सोल्यूट और क्रोनोमेट्रिक डेटिंग मेथड के अंडर आते हैं। इन तमाम प्रोसेसेस में डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स यूज किए जाते हैं। फिर जब वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जब डिके का प्रोसेस होता है वो बताते हैं कि इस स्पेसिमेन की एज क्या है, क्योंकि वो जो डिके होता है ना प्रोसेस, वो जो डिके हो रही होती है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की, उसको ही एज ऑफ लाइफ बोला जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दो मेथड्स के थ्रू आपको समझा देती हूँ कि कैसे है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल है रेडियो कार्बन डेटिंग और कार्बन 14 डेटिंग मेथड की, तो ये एक ऐसा मेथड है और बहुत पॉपुलरली यूज किया जाता है किसी भी स्पेसिमेन की डेट को, एब्सोल्यूट एज को डिटरमिन करने के लिए। कि जो भी लिविंग, और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा लिविंग मैटर होता है ना वो इनऑर्गेनिक के साथ ऑर्गेनिक मिनरल सॉल्ट्स पर भी कंसिस्ट करता है। तो जो हमारा जब कार्बन 14 को हम यूज करते हैं ना किसी भी आर्टिफैक्ट की एज को डिटरमिन करने के लिए, तो जब वो कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, ठीक है, जब वो डिके होता है ना तो वो कन्वर्ट होकर नाइट्रोजन 14 में चला जाता है। जब C14 से N14 में कन्वर्ट होता है ना तो वो जो डिके होती है ना, तो वो जो डिके हो रही होती है C14 से N14 में कन्वर्ट होने में, तो वो जो डिके का प्रोसेस होता है ना तो उसको वो एक्सटीरियर स्लोली तो ज़रूर होता है, लेकिन वो जो उसकी हाफ लाइफ होती है ना कार्बन की वो बता देता है। वो जो हाफ लाइफ कार्बन की होती है वो 5730 ईयर्स अगो होती है। और ये यहाँ पे मैं आपको बड़ी सिंपली बताया, लेकिन ये सिंपली इतना प्रोसेस नहीं है, क्योंकि जब हम जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी हो या इस केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो वहाँ पे जब पढ़ते हैं ना तो किसी भी एटम्स के जो आइसोटॉप्स होते हैं ना, जब वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाते हैं तो वो बॉन्ड्स टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, तो एनर्जी खारिज होती है। जब वो एनर्जी इमिटेड हो रही होती है ना तो वही असल में डिके का एक प्रोसेस हो रहा होता है। तो वो फिर उस एनर्जी से वो जो कितनी इलेक्ट्रॉन्स टूटते हैं वो भी एनर्जी रिलीज हो रही होती है ना, फिर उससे वो पता चलता है कि ये जो कैसे एक का एटम दूसरे एटम में चेंज हुआ। तो फिर वो एनर्जी को ही असल में उसकी लाइफ डिके का प्रोसेस बोला जाता है। और फिर ये जो हमारे केमिस्ट होते हैं इन्होंने इन डिफरेंट आइसोटॉप्स की अपने वो एक्सपेरिमेंट्स उनके दौरान इनकी हाफ लाइफ उनकी लाइफ सेट करके बता देते हैं कि जी कार्बन जब C14 N14 में कन्वर्ट होता है तो वो कितनी डिके का प्रोसेस कितने टाइम में होता है, या वो कितनी एनर्जी रिलीज करता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स एटसेट्रा सब कुछ। तो वो सब कुछ मिला के वो जो केमिस्ट हमारे सामने एक एंड रिजल्ट रखते हैं तो वो ये कहते हैं कि जब C14 N14 में कन्वर्ट होता है तो उसकी हाफ लाइफ होती है 5730 ईयर्स। तो ठीक है, फिर जब वो ये एज हमारे सामने आती है तो फिर हम इसे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जी ये आर्टिफैक्ट कितने साल पुराना था। तो ये एक प्रोसेस है। इसके अलावा अगर हम पोटाशियम आर्गॉन डेटिंग मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पे भी ऐसे जो पोटाशियम 14 है वो आर्गॉन 14 में कन्वर्ट होता है। तो वो भी सेम सिंपली ऐसे ही कि जब कन्वर्ट होता है पोटाशियम 14 से आर्गॉन 14 में, तो उसके दौरान भी जो डिके का प्रोसेस हो रहा था उसकी हाफ लाइफ होती है 5000 ईयर्स से अप टू 3 बिलियन ईयर्स। तो वो जब वो जो हाफ लाइफ है फिर वो भी डिफरेंट आर्कोलॉजिस्ट को बता देती है कि ये आर्टिफैक्ट्स कितने साल पुराने हैं और एटसेट्रा। तो ये भी टॉपिक इज डन। आई होप सो कि आपको फुल टॉपिक ये समझ आ गया होगा हाउ वो डिस्कवर पास्ट का। अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।